वेलकम गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया और आज मैं आप मॉन्स्टरवर्स सीरीज की सेकंड मूवी यानी कि गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो कि आई है 2019 में। इसकी फर्स्ट मूवी है। आप लोगों को बिना समय कराए इस मूवी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी 2014 से ही शुरू होती है, जहां पे सैन फ्रांसिस्को में बर्थडे धमाके के कारण काफी लोग अपने परिवार खो चुके होते हैं। वहीं पे मार और मां का एक परिवार जिसमें होते हैं उनके 2 बच्चे, जिसमें से वो एक बच्चे एंड्रयू को खो चुके होते हैं और उनके पास अब बचती है उनके सिर्फ एक बेटी मेडी। 2014 में आने वाले इतने बड़े डिढ़े बडड्डे जॉइंट जीवों को एक नाम दिया गया था जिन्हें टाइटन्स बुलाया गया था। इन्हीं टाइटन्स को देखने के लिए और खत्म करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे नाम दिया गया मोनार्क। मार्क और एम्मा दोनों ही मोनार्क में काम किया करते थे। 2014 में हुए हादसे के कारण मार्च तो वो संस्था छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी मोनार्क में ही काम किया करती थी। कहानी शिफ्ट होती है चाइना में। वहां अपनी बेटी मेडिसिन के साथ रहती थी, साथ ही साथ वो मोनार्क के लिए भी काम किया करती थी। वहीं हम देखते हैं कि उनके घर में एक भूकंप के झटके महसूस होते हैं और वो अपनी बेटी के साथ वहीं प्लांट में चली जाती है जहां वो काम किया करती थी। वहां हम देखते हैं एक जीव का बहुत ही बड़ा लार्वा उस लार्वे को पूरी तरीके से कवर किया होता है। प्रोटेक्शन से वहां पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स उस लार्वे को भी फीड किया करते थे और वो फीड भी न्यूक्लियर पावर का ही होता था। उस दौरान लार्वा एकदम से काफी ज्यादा हलचल करने लगता है और एम्मा वह कहती हैं कि देखो अब ये जन्म लेने वाला है, और एक बड्डी सी हलचल के साथ में वो एक लार्वा जो कि अपने ककून में होता है बाहर आ जाता है। वहां पर काम करने वाले सभी लोग उस चीज से काफी डर जाते हैं। मना करने के बावजूद भी वो उस पर हमला कर ही देते हैं। वहां से तेजी से भागती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो अपने साथ एक सिस्टम ली होती है जिसे वो यूज करना चाहती है। उसी लार्वा पे उस सिस्टम को चालू करती है। उसमें से कुछ रेडिएशन से निकलते हैं और वो लार्वा कहीं ना कहीं जाकर शांत हो जाता है। ये सिस्टम होता है एक और का, जो कि मार्क और रहमान ने अपनी कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाया होता है। हालांकि वो सिस्टम वेल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन अमन ने 2014 में गॉडजिला की आवाजों को कैद करके उसे ऐसी आवाजों में तब्दील कर दिया था जिससे अगर किसी जॉइंट के सामने चलाया जाए तो वो जॉइंट शांत हो जाता है। देखते ही देखते उनके पीछे से हमला होने लगता है और वहां पे एंट्री होती है एलन की। एलन वहां पे काम कर रहे हैं सभी लोगों को मार देता है और वो अपने साथ में एमा और मेडिकल ले जाता है। साथ ही साथ वो उस सिस्टम द्वारका को भी अपने साथ ले जाता है। कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हॉल को, जिसमें आरोप लगे होते हैं मोनार्क के हर उस ऊंचे पद वाले पे जिसने उस बड्डे से जॉइंट को छुपा रखा था। साथ ही साथ वो उनसे कहते हैं कि क्या आपको और जॉइंट्स के बारे में पता है, या फिर अगर पता है तो आपने छुपा रखा है, और अगर नहीं पता है तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इन सब का दोषी एक मोनार्क को ही ठहराया जाता है। उन्हीं के पास इन बड़े जाइडस की जानकारी होती है। वहीं पे हमारी मुलाकात होती है। डॉक्टर सीरीज आवाज से उनके असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है और वो कॉल होता है चाइना में हुए हादसे का, यानी कि और मेडी अब गायब हो चुके होते हैं चाइना से, यानी कि उन्हें कोई अगवा करके ले जा चुका होता है। इस बात की खबर मिलते ही वो सबसे पहले मार्क के पास में जाने के लिए प्लान करते हैं। मार्क और एम अब साथ में नहीं रहते हैं क्योंकि इसका जिम्मेदार वो उस हादसे को मानती है जिसके कारण उन्होंने अपना बेटा खो दिया होता है। कहानी शिफ्ट होती है कोलोराडो में। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर सिरेजावा और उनकी काली मार्ग से बात करते हैं और उन्हें वहां चाइना में हुई सारी बात बताते हैं कि कैसे चाइना की साइड पर हुए हमले में एलन ने एमा और मेडी को अगवा कर लिया होता है। साथ ही साथ वो मार्क को यह भी बताते हैं कि एलन ने ऑर्का को भी ले लिया होता है। मार्क कहता है कि ऑर्का वो यूज कर ही नहीं सकता है। ऑर्का सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवों के लिए बनाया गया था। वो किसी जॉइंट को काबू करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उसको मैंने ही बनाया था। तब डॉक्टर सिरिजा वो उसे कहते हैं कि नहीं, एम ने उन्हें जाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया था और अब वो यही कर रही थी। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और शायद हो सकता है कि अगर हम ऑर्का को ढूंढ पाए तो हम तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ पाएंगे। मार्क डॉक्टरी जावा के साथ में चले जाते हैं। डॉक्टर सिमी जावा अब उसे आगे की बातें बताते हैं कि कैसे वह जॉइंट सिर्फ एक जॉइंट नहीं है। 2014 में गॉडजिला के मिलने के बाद में ऐसे ही 17 जॉइंट्स और मिले हैं, यानी कि ये टाइटन्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। हालांकि ये टाइटन्स अभी काफी गहरी नींद में है, लेकिन चाइना में हुई घटना से वहां रह रहे हैं। टाइटन अभी आजाद है। वो टाइटन बहुत ही बड़ी क्वीन होती है। उसे क्वींस ओन ऑफ टाइटन कहा गया है, जिसका नाम था मोथुरा। पूजा के एक बहुत ही बड़ा डी वाटरफॉल के पीछे छुप चुकी है डॉक्टरी जावा की। साथ ही एलन के बारे में आप बताते हैं कि एलन कौन है। हालांकि पहले वो एक ब्रिटिश आर्मी का सदस्य था, लेकिन अब एक इको टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसी ने मार्क को और तुम्हारी बेटी मेडी को अगवा किया है
तब वो वहां बात करते हैं कि आखिर वो उस टाइटन से क्या करेगा, अगर वह उसे आजाद भी कर देता है या अपने पास भी रखना चाहता है तो उस टाइटन का क्या फायदा। तभी उन्हीं लोगों में से एक इंसान बोलता है कि उस टाइटन से एक या नहीं किया जा सकता है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक अभी छोटा सा लार्वा है, और ये लार्वा अभी इतना जॉइंट है, तो अगर ये पनप गया तो कितना बेडाडा होगा। सोचो इसका काली बाजार में क्या दाम मिलेंगे। इससे बनी हुई मेडिसिन्स और काफी चीजें काले बाजार को अपना बहुत बड़ा मार्केट बनाने वाली है। कहानी आगे बढ़ाती है। एलन एम को और मेडिसिन को अपने साथ ले जाता है। मोनार्क ने हर देश में अपने बड़े बड़े छिपे हुए प्लांट बना रखे थे जहां पे वो उन टाइटन्स को रखा करते थे, और अब एलन अम्मा को और मेडिसिन को ले जाते हैं एंटार्क्टिका। वहां हम देखते हैं बर्फ के भीतर छुपा हुआ एक बहुत ही बड़ा जा इन टाइटन जिसे जगाने के लिए वो वहां पे रख देते हैं बड्डी बड्डी मिसाइल्स, ताकि वो बर्फ की परतें टूट जाए और वो जॉइंट टाइटन अब बाहर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्क अपनी फैमिली की तस्वीरें देख रहा होता है और उसे पीछे से लोग आकर कहते हैं कि यहां कुछ हलचल हो रही है, तुम्हें आके देखना चाहिए। मार्क कुछ समय पूछता है कि तुमने यही जगह क्यों चुनी है कोलोराडो की। तब उसी सीरीज गॉडजिला के बारे में बताते हैं कि हमने उसकी रेडिएशंस को यहाँ पाया है, इसीलिए हम लोग यही हैं। मार्क उन्हें समझाता है कि अगर तुम गॉडजिला के पास में आए हो तो तुम्हें शील्ड हटानी पीडीडी देगी। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपनापन जैसा माने तो तुम्हें वैसा दिखाना भी पीडीडी देगा। उसकी बात मानते हुए वो शील्ड्स हटा दी जाती है। कांच की बहुत बड़ी शील्ड से वह सभी गॉडजिला को देख पाते हैं। वो काफी तेज रोशनी से उनके आगे आता रहता है, लेकिन उन पर किसी भी तरीके का हमला नहीं करता है। वो शील्ड के एकदम पास आता है, मार्ग की आंखों में देखता है। ऐसा लगता है मानो वो किसी चीज से काफी खफा है। वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाया वहां से एकदम तेजी से निकल जाता है, जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। उस समय सिरिजावा कहते हैं कि अगर ये कहीं गया है, वो भी इतने सालों बाद बाहर निकला है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। हमें उसका पीछा करना चाहिए। सभी उसकी रेडिएशन को देखते हुए अंटार्कटिका तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला भी इस समय अंटार्कटिका के रास्ते में होता है। साथ ही में उन्हें यह भी पता चलता है कि वहां पर एलान भी है, जिसने एम और मेडिसिन को अपने साथ रख रखा है। सारी फोर्स पहुंच जाती है अंटार्कटिका में। वहां पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जो कि एलन के साथियों ने चलाई होती है। साथ ही साथ डॉक्टर सारीजावा और उसके साथ में रह रहे हैं यूएस सेना के लोगों ने भी गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया होता है। इस सब सीन को देखते हुए मार्क काफी परेशान हो जाता है और वह प्लेन से सीधा नीचे उतरकर अपनी फैमिली को लेने चले जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है और गन तान देता है, एलन पे मेडिसिन अपने पिता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां उसे वहां जाने से मना कर देती है और मेडिसिन को वापस पीछे आना पड़ देता है। मार्क की सारी बात समझ नहीं पाता है और वो खुद अपनी आंखों से देखता है कि कैसे उस बर्फ में लगी बड्ढी बड्ढी मिसाइलों को कंट्रोल करने वाली बटन को खुद ही दबाती है। देखते ही देखते वो मिसाइलें फटने शुरू हो जाती है और बर्फ में बंद वो बड़ा सा टाइटन अब आजाद हो जाता है। सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते सभी बाहर आते हैं। उस बड़े जॉइंट को अब कहा जाता है मॉन्स्टर जीरो। वो ऊपर आकर सभी पे काफी जोरदार हमला बोल देता है। वही हम देखते हैं गॉडजिला की एंट्री, और वहां हो जाता है गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो में घमासान युद्ध। मॉन्स्टर जीरो यहां पे काफी बड़ा जाइंट होता है, जिसे हमें एक ड्रैगन की तरह कह सकते हैं। उसके होते हैं 3 काफी बड़े सर, साथ में ही गॉडजिला से पंख लिए हुए। ये उसी तरीके का ड्रैगन होता है जैसे कि हम कॉमिक बुक में या फिर एशियन थ्योरी में देख सकते हैं। उस ताकतवर टाइटन यानी कि मॉन्स्टर जीरो में और गॉडजिला में काफी ज्यादा झगड़ा होता है। मॉन्स्टर जीरो ही अपनी बाजी मार जाता है और गॉडजिला कहीं ना कहीं वीक पर डट जाता है। यह लड़ाई खत्म होने से पहले ही मॉन्स्टर जीरो अपनी पंखों में उड़ान भरता है और वहां से उड़ा जाता है। वहां पर घायल हुए सभी लोगों को वापस ले जाया जाता है। प्लेन में मार्क की आंखें खुलती हैं प्लेन में, और उसे सुनाई देता है कि सब जने इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि क्या वो बटन मां ने ही दबाया था। कुछ लोगों को इस पर विश्वास होता है और कुछ को नहीं। तब मार्का के इस बात की सच्चाई बताता है कि हाँ, वो बटन नहीं दबाया था, यानी कि उस जॉइंट को एक बड़ा सी नींद में से एक सिर्फ और सिर्फ मां ही निकालने वाली थी। सभी आखिर इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि ये मां ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो तो इन सभी जाइडस को बचाना चाहती थी। हालांकि यूएस ने भी इन सभी जाइडस को मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। तो फिर आज उसने ये गलत काम क्यों किया। उसी समय हम पाते हैं कि हेमा का वीडियो कॉल आता है और वो सभी को सच्चाई बताती है कि यह काम उसने खुद ने किया होता है। वो कहती हैं कि हमसे पहले इस पृथ्वी पे टाइटन्स नहीं जन्म लिया होता है। हमारा यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वजूद नहीं है। हमने इस धरती पर जन्म लेकर काफी पोल्यूशन की मात्रा बढ़ा दी है। यहाँ भी पहले टाइटन्स राज किया करते थे और हमने उन्हें खत्म कर दिया है। ये टाइटन्स बने होते हैं,
रेडिएशन सेफ, अगर ये रेडिएशन जहां जहां पीटी डालते हैं वहां पर धरती नई तरीके से पनपनी शुरू करती है। ये टाइटन्स अपने साथ में प्रकृति का संतुलन लेकर चलते हैं। या तो हम इनके साथ में संतुलन कर सकते हैं या फिर ये हमें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तब मार्ग उसी कहता है कि इसका जिम्मेदारी तुम्हारे पास में नहीं है। तब एक बार बताती है कि उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। धरती पर इन्होंने जन्म ले लिया है और अब यह अपने हिसाब से ही संतुलन बनाएंगे। मार्गों से कहता है कि इससे पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? तब मां उसे कहती है कि इस मानव जाति ने वैसे भी आज तक कुछ भी नहीं किया है। इसने सिर्फ और सिर्फ इन टाइटन्स को खत्म ही किया है। और फाइनली वो ये कन्वर्सेशन खत्म करके अपना कॉल काट देती है। उस समय उनकी बेटी मेडी अपनी मां से बात करती है और कहती हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। और वहां पे पहुंच जाता है एलन और वो को कहता है कि तुम इस छोटी नादान बच्ची से जरा सी भी सलाह मत लो। इसी ना तो कुछ पता है और ना ही ये कोई सही सलाह दे सकती है। मेरे पास तुम खुद आई थी, यानी कि खुद गई थी एलन के पास में इस सुझाव को लेके कि हमें इन सारे सोते हुए जॉइंट्स को जगह देना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। मेक्सिको में लोगों को जगह से खाली करने के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। सभी लोग अफरा तफरी में वहां से जाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वहां हम देखते हैं वॉल्केनो में से एक नए टाइटन का जन्म, जिसका नाम होता है, ये एक बेडेड डे से बस की तरह होता है जो कि जलते लावे की तरह हमें दिखाई देता है। इन सभी रेडिएशंस को मापते हुए डॉक्टर सिजावा की टीम कहती है कि काफी दूर से एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। और फिर बाद में ये लोग समझ पाते हैं कि वो तूफान नहीं होता है बल्कि मॉन्स्टर जीरो इसी की तरफ आ रहा होता है। तब यह लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यह किसी भी तरीके का इत्तेफाक नहीं है। अगर रोडिन ने जन्म लिया है तो मॉन्स्टर जीरो इसकी तरफ क्यों आ रहा है? या तो इससे लड़ी डेहने आ रहा है, या अपनी भूख बुझाने आ रहा है, या फिर सहवास करने आ रहा है। और वहां हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ी होते हैं। काफी बड्ढा होता है। इस तबाही को देखते हुए यूएस सेना को आप कोई ना कोई बड्ढा कदम लेना ही था। वो इस तरीके से अपनी पब्लिक को खत्म होते नहीं देख सकते थे और उन्होंने इसका तोड़ डॉच निकाल लिया था। रोड एंड से लड्डे डिहाने के बाद मैं मॉन्स्टर जीरो की निगाह पड़ी ढहती है। अब उसी विमान पे जैसे ही वो मार्ग के विमान पर आने ही वाला होता है, वहां पे आ जाता है। वापसी गॉडजिला और गॉडजिला बोल देता है। उस पर हमला उन दोनों के बीच हम वापस देख पाते हैं। काफी बड्डी फाइट और वो लड़ते चले जाते हैं समुद्र के बीच में। यूएस नेवी के एडमिरल बताते हैं कि उन्होंने एक ऑन्टो टाइप ओपन डेवलप किया है, जो कि होता है एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, यानी कि 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज आएगी वो सब कुछ तबाह हो जाएगी। जहां गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो एलडीडी चल रहे होते हैं, पानी में एक वहां वह ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की मिसाइल आकर गिरती है और वहां हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा पानी में होने वाला धमाका। इसी के साथ में एक बहुत ही अजीब चीज होती है। मॉन्स्टर जीरो वहां से उड़ जाता है। उस पे उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का असर नहीं होता है, लेकिन गॉडजिला का इस पे इतना बुरा असर पड़ी रहता है कि वो पानी में कहीं गुम हो जाता है। यानी कि शायद वो बेहोश हो चुका होता है या फिर मर चुका होता है। अब मॉन्स्टर जीरो चले जाता है एक एक्टिव वॉल्केनो पे, जहां पे अब वो अपनी रॉड से वहां की टाइटन्स को जगाने की कोशिश करता है और हूबहू होता भी वैसा है। अलग अलग शहरों में, जर्मनी में, मैक्सिको में जितने भी टाइटन्स रह रहे होते हैं जो कि अभी गहरी नींद में होते हैं, सभी नींद से जाग जाते हैं और उसी के आदेश को मानने लगते हैं। जैसे कि मानो उसने कहा होता है कि तुम सभी मिलकर धरती को तबाह कर दो। सभी टाइटन्स इसी दिशा में निकल जाते हैं। वो जगह जगह जाके बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कि सारी चीजें देखते हुए मां को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो एलन से कहती है कि यह प्लान का हिस्सा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। चाइना में मोनार्क की एक अगले साइट पे उसी साइट पे काम चल रहा होता है और सभी लोग एकदम से बाहर आकर देखते हैं। वहां पे तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन उसी बारिश के साथ में उन्हें एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सा जॉन दिखाई देता है कि टाइटन होती है। हमारी क्वीन मोदेरा, जो कि अब अपने असली रूप में आ चुकी होती है, वो एक बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह अपना रूप ले चुकी होती है। इस तबाही को देखते हुए मेडी अपनी मां से काफी ज्यादा दुखी हो जाए और वो उसी कहती हैं कि तुम बहुत ही बुरी हो, ये सब तुमने शुरू की था, और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर इजावा, मार्क और उनकी बाकी सारे कलीग इस थ्योरी पे बात करने लगते हैं कि आखिर उस ऑक्सीजन डस्ट रुड़की फटने के बाद मैं भी उस मॉन्स्टर जीरो पे किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ी ढा, जबकि गॉडजिला खत्म हो चुका था। सभी पुरानी थ्योरी को दोहराने लगती है। तब उसमें से चीन बताती हैं कि अमेरिका में इस ड्रैगन को मारने की प्रथा होगी, लेकिन चाइना में इसी ड्रैगन को पूजा जाता था। ये लेडी हाई आज से नहीं है, ये लेडी हाई एशियाड समय से है, यानी कि गॉडजिला और ड्रैगन में हमेशा अपने पद को लेकर लेडी ढाइयां हुई थी। इसी समय उन्हें यह भी पता चलता है कि ये जॉइंट यहाँ का नहीं है। ये जॉइंट एक तरीके से एक एलियन है,
इसीलिए इस पर किसी भी तरह की ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का कोई प्रभाव नहीं पीडीडा है। तब उसे वो नाम देते हैं गिडोरा। साथ ही साथ सेना में हो रही चर्चा पे एक मार्क उन सभी लोगों को बताता है कि यह एक के बाद एक वेल्थ ही जा रहे हैं और ये सारे एक समूह की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि इन सब का लीडर है गिडोरा और ये सारे टाइटन्स उसी की ही बात मान रहे हैं। अगर हम गिडोरा को खत्म कर दे तो ये सारे टाइटन्स भी उसी समय रुक जाएंगे। इस तबाही को देखते हुए मां बोलती है कि अब मुझे ऑर्का को चालू करना ही पड़ेगा और उस ऑर्का को मैं इस स्पीड में चालू करूंगी कि जिससे वो सारी तरंगें कि सभी टाइटन्स पे जाए और वो टाइटन्स शांत हो जाए। उस ऑर्का में ऐसे कम्युनिकेशंस के पैटर्न थे कि चाहे कोई सा भी टाइटन हो उसे सुनकर वो शांत हो ही जाता है। ये सारी बातें मेडिसिन सुन रही होती हैं। अब इस समय मार्ग की अपनी पहली चॉइस होती है अपनी बेटी, यानी कि उसे अब अपनी बेटी को ढूंढने जाना होता है। वो जैसे ही अपने साइड से बाहर निकलता है और वो देखता है एक बहुत ही तेज बड़ी सी रोशनी, चमकदार रोशनी, यानी कि जैसे कोई बड़ा सा बर्ड उसके सामने आ चुका हो। वो बर्ड और कोई नहीं मात्रा होती है और वो मथुरा कोई साउंड निकालना शुरू करती है, यानी कि मानो एक गाना गाना शुरू करती है। मथुरा वहां इसलिए आई होती है क्योंकि उसे जगाना होता है। गॉडजिला को वो जिस तरीके की कम्युनिकेशन भेज रही थी, वो कम्युनिकेशन देखकर सभी डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ रैप कर सकता है गॉडजिला, और वो यहां उठाने आई है। गॉडजिला को तब जाकर सभी को विश्वास होता है कि गॉडजिला अभी तक मरा नहीं था। वो एक बुरी चोट के कारण अपनी एक समुद्र की गहराइयों में वापस चला गया था, लेकिन साथ ही साथ इससे उन्हें यह भी पता चलता है कि गॉडजिला जिंदा है और इस समय वो कहां पर है। वो वापस से गॉडजिला की रेडिएशंस का पता लगाते हैं और अपनी पनडुब्बी को ले जाना शुरू करते हैं। उसी समय कहानी के दूसरे पहलू में मेडी वहां से ऑर्का को उठा लेती है और वो चली जाती है एक बड़े से मैदान में, क्योंकि वो इस सब तबाही को रोकना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेना ने अब पनडुब्बी तैयार कर ली होती है और वो पानी की गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं और अब उन्हें गॉडजिला के निशान मिल चुके होते हैं। वहां से उन्हें रेडिएशन का पता चल चुका होता है कि गॉडजिला अभी इस समय कहां होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन उस मैदान में जाके एक ऑनफिस में ऑर्का को चालू कर देती है और कनेक्ट कर देती है। बड़े बड़े स्पीकर से जैसे ही वो स्पीकर्स चालू होते हैं, सारे जॉइंट्स जहां भी होते हैं वो टाइटन्स अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं और किसी भी तरह की हरकत नहीं करते हैं। उन सब की थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉडजिला ऑब्जर्व करता है रेडिएशन और न्यूक्लियर पावर। उनके पास में न्यूक्लियर पावर की मिसाइल तो होती है, लेकिन वो उस डेप्थ में जा नहीं सकते हैं। इफ अगर वो उतनी डेप्थ में गए तो उनका बचना नामुमकिन होता है। उन्हीं में से डॉक्टर सीजावा अभी तय करते हैं कि ये काम अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। वो लोग कुछ नीचे जाते हैं और पाते हैं एक बहुत ही बड़ा किंगडम, यानी कि एक एशियन किंगडम, और उनसे पता चलता है कि पुरानी सदीम की ये बातें बिल्कुल सच हुआ करती थी, यानी कि ये बड़े टाइटन्स और ह्यूमन सब साथ मिलकर रहा करते थे। वहां पे उस समय किसी भीतर का कोई लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये सब खुशी खुशी रहते थे और वहां पे थे। इन सब के प्रमाण उन्हें पानी की गहराइयों में रहा करता था। गॉडजिला वो पानी की गहराई या इतनी ज्यादा थी कि वहां पे रेडिएशन की मात्रा भी काफी ज्यादा थी। उसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करके गॉडजिला रहा करता था, लेकिन वहां पे इंसानों का जाना एक घातक सिद्ध हो सकता था। सीरीज अब फाइनली एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें होती है एक न्यूक्लियर मिसाइल अपने साथ लेकर निकल पैडे देता है और वो फाइनली पहुंच जाता है वहां पे जहां पे गॉडजिला बेहोश होता है। वो न्यूक्लियर मिसाइल को चालू करता है और अपनी आखिरी समय में गॉडजिला को गुड बाय कहता है। मार्क और उसकी साथी पनडुब्बी को काफी दूर ले जाना शुरू करते हैं और इस धमाके के कारण ऑटोमेटिकली पनडुब्बी उडड्या के सतह पर पहुंच जाती है और उसके बाद हम देखते हैं अपनी पूरी पावर के साथ में गॉडजिला फिर उठ खड़ी रहा होता है और उसके पास होती है अब पहले से भी दोगुनी पावर, क्योंकि आखिर वो न्यूक्लियर मिसाइल पूरी की पूरी ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं एलन को पता चलता है कि पूरे संसार में हो रही सारी की सारी तबाही बंद हो जाती है और वो ऑर्का को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि वहां से ऑर्का गायब है। तब वह मां को कहता है कि कहां है वो ऑर्का। अमां सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढने भागती है और वो देखती है कि मेडिसिन वहां पे नहीं है। साथ ही साथ वहां पे वो सिस्टम, यानी कि वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्का है, वो भी नहीं होता है और उसे मालूम चल चुका होता है कि उसकी बेटी उसे लेके जा चुकी होती है, जिसमें मैदान में मेडल ये होती है। वह ऑर्का सिस्टम उसी मैदान में घिटोरा भी होता है और उसी कुछ समय बाद पता चल जाता है कि ये किसी जीव की आवाज या फिर गॉडजिला की आवाज नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा तैयार की गई तरंगें हैं। और वो सीधा जाता है उन्हें स्पीकर्स के पास में और उन्हें खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसकी नजर पेडीडीएच जाती है। मिड डी पे वो जीस शेल्टर में रह रही होती है, उसे पूरा का पूरा तबाह कर देता है।
मेडी को कुचलने ही वाला होता है गिडोरा और उसी समय आ जाता है गॉडजिला। यहां हमें देखने को मिलती है गिडोरा और गॉडजिला में बहुत ही शानदार फाइट, जहां दोनों अपनी अपनी पावर्स का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लडे डे हाते गॉडजिला ने की डॉ राका 3 में से एक सर उखाड़ा डडया फेंका था, लेकिन कुछ ही देर में जैसे छिपकली की पूंछ वापस आती है वैसे ही उसी ड्रैगन का सर वापस आ जाता है। इस समय मार्क अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भागता है और अब वह विमान से उतर के पहुंच जाता है। नीचे साथ में अपने सैनिकों को लेके वो उस एलईडी ढाई में खत्म होने ही वाले होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े टाइटन्स उनके आसपास लौजो रहे होते हैं। और वहां हम देखते हैं एनटी मां की एमाले की आई होती है एक गाड़ी, और वो बोलती है सभी को कि जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। अब इस समय मार्क और हम लदे डियच रहे होते हैं कि हमारी बेटी इस बुरे टाइम के अंदर कहाँ जा सकती है। मार्क और एम्मा को ख्याल आता है कि वो बच्ची अपने घर ही गई होगी। वो मेडी को ढूंढने के लिए अपने घर भागते हैं कि डोरा और गॉडजिला की एलईडी ढाई के बीच में वहां पे पहुंच जाती है। मथुरा उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वहां पे पहुंच जाता है। आग का दानव रोडिन रॉड इन कहीं ना कहीं मथुरा को घायल कर ही देता है, लेकिन मथुरा रोडनन से कहीं बड्डी होती है और वो उसे आखिर झटके में खत्म कर देती है। अब मौत भी गिंदोरा भी हमला करती है। वो मात्रा को अपने आग में झुलसा देता है। इस समय गॉडजिला काफी वीक हो जाता है और मथुरा की जलने से उसकी राख यानी कि ऐश गिर जाती है। गॉडजिला पे इसी बीच हम देखते हैं कि मार्क और मां को अपनी बेटी मेडी भी मिल जाती है। वो सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। गॉडजिला के ऊपर वोरा गिरने के बाद में अब उसकी पावर दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसके पास में आप खुद की तो पावर होती ही होती है, साथ में मौत इराकी भी पावर होती है। गॉडजिला ने अभी अभी थोड़े समय पहले ही न्यूक्लियर पावर ऑब्जर्व की थी और उसके पास में अब मोटोरा की भी पावर आ जाती है। कहानी का सबसे शानदार सीन हमें दिखाया जाता है। गॉडजिला बन जाता है अब एक धड़धकता हुआ सर डायनासोर जिसमें से निकल रही होती है। आप उस न्यूक्लियर धमाके से ये दोहरा तो नष्ट हो ही जाता है। साथ ही साथ जो बाकी के टाइटन्स पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि सबसे ऊंची जगह पे हमारा गॉडजिला खड़े रहा होता है और बाकी सारे टाइटन्स उसके आसपास करीब खड़े होते हैं। सभी टाइटन्स एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुके होते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, यानी कि उन सब का जो आप किंग होता है वो होता है गॉडजिला। यहाँ पे इस नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करती है मूवी द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, यानी कि सारे के सारे टाइटन्स तब होते हैं। गॉडजिला के अंडर में कहानी के आखिरी में एक सीन और दिखाया जाता है हमें कि डोरा का एक सर अभी भी बच जाता है और उसे उठा लेते हैं नाविक, और वह नाविक बेचने की कोशिश करते हैं। एलन जब वहां आता है तो वो उसे देख के काफी चौंक जाता है और वो उस सर को खरीदने के लिए हाँ कर देता है। यानी कि हम देख पाते हैं कि अगर वो ये सर खरीदता है गडोरा का तो वो उसकी जीन से कुछ ना कुछ नया जरूर ईजाद करेगा। इससे हमें पता चलता है कि अभी भी कहानी बाकी है। तो आप सब लोगों को कैसी लगी है ये कहानी मुझे जरूर बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर मेरी चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद में मैं